स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों शिक्षकों के लिए बिहार टीचर वैकेंसी जो 2.0 है, तो उसका जो आज हम ये वीडियो लेके आए हैं। तो इस वीडियो में हम जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता है, इससे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न और जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, उन सभी पॉइंट्स को इस वीडियो में देखने वाले हैं, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए, अगर इससे प्रश्न आएंगे तो आप इससे जरूर है कि करके ही आएंगे, ठीक है। और इसमें कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो आपसे छूटेगा। तो आइए, सभी पॉइंट को आपको एकदम अच्छे से पॉइंट वाइज लिया गया है, जो भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो चलिए, सबसे फर्स्ट पहला हम यहाँ पर पॉइंट में देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट में, तो फर्स्ट पॉइंट में कहता है कि जो रेडियो कार्बन, आपको पता है रेडियो कार्बन एक 14 पद्धति है। तो एक जैसी एक नवीन विश्लेषण पद्धति है। अब सबसे पहले क्वेश्चन अगर ये आ सकते हैं, 14 पद्धति क्या है? तो 14 पद्धति जो है एक क्या है दोस्तों, ये एक आपका एक नवीन विश्लेषण पद्धति है। क्या है? एक विश्लेषण पद्धति है। मतलब कि ये क्या कर सकती है कि जैसे कितने से कितने भी बनाना, सालों हजारों हजारों मिलियन मिलियन सालों को भी चीजों को क्या कर सकता है, ये बता सकता है कि ये चीज कितने पुराने दिन का है। ठीक है। जैसे आप पेड़ है, पेड़ को अगर आप काटते हैं बीच से, तो आपको उस रिंग को गिन के पता करते हैं कितने साल का है। लेकिन ये क्या करेगा, बस उसको उस पर आप रेडियो कार्बन डेटिंग से चेक करिएगा, मापिएगा, तो खुद बता देगा वो कितने साल का है। तो इस तरह से बहुत सालों साल तक बताया जा सकता है। तो ये कार्बन डेटिंग 14 पद्धति कहलाती है। अब इसी में क्वेश्चन ये आता है कि जो कार्बन डेटिंग 14 पद्धति है, इसका सिंधु घाटी सभ्यता में क्या काम? जैसे पता है कि किसी भी चीज को हम पता करने के लिए क्या करते हैं, कार्बन डेटिंग 14 पद्धति का प्रयोग करते हैं कि कितने दिन का यह पुराना है। तो इसी को लेकर सिंधु घाटी सभ्यता है, उसका जो सर्वमान्य तिथि है कहा गया है। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता जो, मतलब इसका देखिए, सबसे पहले जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका नाम पड़ा क्यों? इसका नाम इसलिए पड़ा सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता, क्योंकि जो आपका सिंध नदी है, जैसे आपका जो भी आपका, जैसे इस तरह से मान लेते हैं हम इंडिया का, इस तरह से मैप बनाने की कोशिश करें, ठीक है। तो जैसे, तो ये तो एक बन नहीं रहा है, जैसे मान लेते हैं कि हम बनाने की कोशिश करें, ठीक है। तो मान लेते हैं ये क्या है, आपका एक इंडिया का मैप है, इस तरह से जो भी है। और यहाँ पर एक नदी गई है, इस नदी का हम नाम क्या है, इस नदी, इस तरह से नदी आई है। ये एक अरबियन सागर से, जो मतलब एक पाकिस्तान होते हुए, अरबियन सागर से होते हुए पाकिस्तान होते हुए ये आपका इंडिया में यहाँ पर एंटर करती है। और इंडिया में यहाँ पर एक ये कितने नदी हैं कुल, यहाँ पर ये ध्यान में रखना है। एक तो ये नदी जो है सिंध नदी, और इसमें 5 इसकी सहायक नदियां, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास, ये 5 नदियां इसमें जो आ जाती है, ठीक है। तो ये एक तो इंडिया में आके प्रवेश करती है, तो साथ ही ये जो इंडिया का बगल में ये जो नदी है, इसी नदी को हम कहते हैं सिंध नदी, इसका नाम है सिंध नदी। तो इसी को देखकर यही सिंध नदी के यही बगल में क्या है, ये जो आपका टोटल सिंधु घाटी सभ्यता जो है फैला हुआ है। और सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ जो मतलब शहर हैं वो भारत में भी हैं, और बहुत सारे जो है वो पाकिस्तान में भी हैं, ठीक है। तो एक तो ये बात हो गई। तो जब क्या किया गया है, जब एक बार सिंधु घाटी सभ्यता की मतलब हो रही थी, मतलब कोई काम चल रहा था, तो तभी के टाइम बहुत सारे ईंटें निकलनी शुरू हो गई थी। तो ईंटें निकलते निकलते पता चला कि ये जो ईंटें है वो अभी के टाइम के ईंटों से बहुत मजबूत है और बहुत अच्छा है। उसपे जो उसमें बहुत अच्छी मजबूती है और उसको कोई चीज भी बिगाड़ नहीं सकता, इसलिए बहुत सालों साल तक ये क्या मतलब उस पर जिप्सम लगा रहता है। और जिप्सम से क्या होता है कि वो एकदम ठीक रहती है और सालों साल तक वो ईंटें खराब नहीं होती है, ठीक है। तो जब खुदाई हो रही थी, तो ईंटें निकलती जा रही, निकलती जा रही, निकलते निकलते लाखों ईंटें निकल गई। अब जब इसका पता चला कि इतनी अच्छी अच्छी ईंटें आ कहाँ से रही है, जब इसका चेक किया गया, तो ये जो मालूम पड़ता है कि ये 2400 2400 2400 ईसा पूर्व की बात कर रहा हूं मैं, बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात कर रहा हूं। तो 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है सिंधु घाटी सभ्यता की, मतलब सभ्यता तब के टाइम में ही जीवन था, ठीक है। ईसा मसीह के जन्म से पूर्व पहले ही तब भी एक सभ्यता हुआ करती, हमारे जैसे लोग थे और हमारे जैसे विकसित लोग थे जो रहते थे, ठीक है। और साथ ही आगे जो यहाँ पर कहा गया है, और साथ ही अब ये एक बात कही गई है कि जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता है वो किस तरह से दिख रहा है। जैसे अगर आप बिहार से हैं, तो बिहार के कुछ जो आपका मतलब इस तरह से जो मानचित्र है,
ठीक है? तो ये मानचित्र तो इस तरह से बिहार का है, तो किस शेप में है? ये क्या है? एक आयताकार शेप में है, तो हम रेक्टेंगल शेप कहते हैं, जैसे आपको पिछले वीडियो में बताया गया था। तो ठीक इसी तरह से जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो एक किस तरह से एक त्रिभुजा आकार में था, एक इस तरह से त्रिभुजा आकार में ट्रायंगल के साइज का था। चलिए, तो इस तरह से अगर पॉइंट कह दे किस तरह का था सिंधु घाटी सभ्यता, तो आप त्रिभुजा आकार कह देंगे। एक नोट करने की बात कही गई है। अब नोट करने की बात कही क्या गई है कि जो तिथि है, यानी जो कार्बन डेटिंग 14 प्रतिशत तिथि है, वो अमेरिका के एक प्रसिद्ध रसायन शास्त्री जो जो वीएफ लीवी द्वारा 1946 ईस्वी में की गई थी। अब जब बात कर रहे हैं कि हमारा जो इंडिया ने क्यों नहीं खोजा, देखिए अमेरिका जब बात करी, जैसे आपको पता था ब्रिटिश शासन था इंडिया में, 1946 की बात हो रही है, तो 47 में आजाद हुआ था देश, उसके बाद संविधान लाया गया था, तो 1946 तक तो आपका मतलब जो ब्रिटिश है वो हमारे इंडिया पर तो रूल ही कर रहे थे, जैसे मैंने गांधी जी के वीडियो में आपको बताया था, तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा चैनल पर जाके, ठीक है? तो उसी तरह से जब उन्होंने कोई काम चल रहा था, तो काम चलते-चलते जब कार्बन डेटिंग 14 पद्धति से चेक किया गया था, तो ये किसने कहा मतलब किसने खोजा था, तो यहाँ पर ये बात कही जाती है, तो उन रासायनिक शास्त्र का नाम था, उन शास्त्री का नाम था वी.एफ. लीवी द्वारा खोज की गई थी और 1946 ईस्वी में की गई थी सिंधु घाटी सभ्यता की खोज। साथ ही इस पद्धति में जिस पदार्थ में जो कार्बन 14 है, उसकी मात्रा जितनी ही कम रहती है, वह उतनी ही प्राचीन मानी जाती है। समझ में आ गया? यानी जो कार्बन डेटिंग 14 पद्धति, इसमें जितनी कार्बन 14 की मात्रा कम रहती है, उतने ही जो प्राचीन मानी जाती है, मतलब उतना ही पुराना वो चीज को, वस्तु को माना जाता है। तो यहाँ पर एक तो हमने ये बात समझ लिया। साथ ही पॉइंट आगे क्या कह रहा है दोस्तों? पॉइंट कह रहा है आगे कि जो सिंधु सभ्यता है उसकी खोज जो है 1921 में राय बहादुर शास्त्री दयानंद सरस्वती ने की थी। अब तो एक बात आ रही है, देखिए कि जो कहा गया तो ठीक, कार्बन डेटिंग 14 पद्धति से खोज किसने की थी? तो अमेरिका के प्रसिद्ध वैज्ञानिक। कार्बन डेटिंग 14 पद्धति से खोज किया गया था रासायनिक शास्त्री वीएफ लीवी द्वारा, लेकिन अब हम कह रहे हैं राय बहादुर शास्त्री। देखो ध्यान में, ये इन्होंने कार्बन से चेक किया था, कार्बन डेटिंग 14 पद्धति इन्होंने भी किया होगा, ठीक है? तो उसी तरह से ये एक जो बाहरी थे, मतलब पहले सबसे पहले उन्होंने खोज किया था एएफ जो लीवी है, इन्होंने। और भारत में जो है आपके एक राय बहादुर दयानंद सानी थे, उन्होंने भारत में सिंधु घाटी, भारत के हैं वो, और सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी 1921 में। ठीक है? तो एक तो यहाँ पर देखिए अब ये बात आ रही है कि इन्होंने 1946 में की और 1921 में। तो हाँ, यहाँ ध्यान में रखना, इन्होंने 1921 में की थी, ये इंडिया के थे, और जो इन्होंने की थी कार्बन डेटिंग 14 पद्धति से 1946 में की थी, तो ये अमेरिका के थे, ठीक है? तो एक तो ये बात हो गई, और साथ ही सिंधु सभ्यता जो है उसका जो आद्य ऐतिहासिक जो है, इसे हम प्रोटो हिस्टोरिक यानी ब्रॉन्ज यानी कांसे का युग कहते हैं ये, क्योंकि जब हमने खुदाई की थी, खुदाई करते-करते क्या मिला? ब्रॉन्ज मिला, यानी कांसे, ज़्यादा कांसे की मूर्तियाँ मिली, कांसे की बर्तन मिली, तो बहुत सारी चीज़ ऐसे जो हैं वो कांसे की चीज़ मिली। तो कांसे की चीज़ मिली तो इसे हम ब्रॉन्ज युग भी कहते हैं। और इस सभ्यता का जो मुख्य निवासी था, मतलब इस सभ्यता में जो मुख्य निवासी रहते थे, जैसे अभी इंडिया में बिहार की बात करो तो बहुत से कास्ट में बटे हुए हैं, ठीक है? बहुत से जाति भेद या कास्ट में बटे हुए हैं। तो इसी जो वहाँ पर भी तब के टाइम में जो इस सभ्यता में जो मुख्य जो निवासी रहते थे, वो रहते थे द्रविड़। द्रविड़ रहते थे, और जो एक जो भूमध्य सागरीय रहते थे, ठीक है? भूमध्य सागर में रहते थे उसके एरिया में, तो एक भूमध्य सागरीय हम कह लें, और एक द्रविड़ जाति के लोग रहते थे। साथ ही सर जॉन मार्शल जो थे, उन्होंने जो भारतीय, यहाँ पर एक पॉइंट है, ये थोड़ा मिस हो गया एरो का, तो यहाँ पर एक पॉइंट है। कहता है कि जो सर जॉन मार्शल है, वो भारतीय पुरातात्विक, सर जॉन मार्शल कौन है? तो ये एक भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक हैं। इन्होंने क्या किया था? 1926 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की थी। तो इन्होंने ही 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता एक उन्नत नागरीय, यानी एक नगरीय था, एक नगर था। सिंधु घाटी सभ्यता क्या था? एक नगर था, और इस नगर में बहुत सारे शहर छोटे-छोटे थे। अब देखो यहाँ पर तो एक बात ये हुई तो किन्होंने कहा था? सर्जन मार्शल ने कहा था, और इन्होंने ही बताया था ये बात, ठीक है? और साथ ही कहा जाता है पॉइंट में कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता है, उसके जो सर्वाधिक जो है, मतलब ज़्यादा जो एरिया है, वो पश्चिमी पुरास्थल दाशक नदी के किनारे स्थित है, और इसमें जो आपका
शहर आ जाते हैं वो आपके आ जाते हैं सुत कांगेडोर, ये बलूचिस्तान में है। कहाँ है ये दोस्तों? बलूचिस्तान में है। और साथ ही आपका पूर्वी पुरास्थल ये हिंडन नदी के किनारे है। और ये जो हिंडन नदी के किनारे है वो है आलमगीरपुर, और ये है जिला मेरठ में, मेरठ के जिले में है, यानी उत्तर प्रदेश में, ठीक बिहार के बगल में। और जो उत्तर पूर्वांचल चिनाबी नदी है उसके तट पर अखूनर के निकट जो एक मांदा है, मांदा भी एक नगर का नाम है, और मांदा एक शहर का नाम, और ये जो जम्मू कश्मीर में है। और जो दक्षिणी तरफ जो है साइड में दक्षिणी पूर्वांचल में गोदावरी नदी के तट पर टाइम माबाद है, दाइमाबाद है, दाइमाबाद। तो ये जो है जिला अहमदाबाद में है, अहमदनगर में है, अहमदनगर, और ये महाराष्ट्र में है, ठीक है, अहमदनगर में है, महाराष्ट्र में दाइमाबाद। तो यहाँ पर एक आप गौर कर रहे हैं बात, यहाँ पर गौर करने की बात ये है कि जितने भी सभ्यता थे वो सब नदी के किनारे तब के टाइम में बसाए जाते थे। तो नदी के सामने बसाए जाते बस मतलब बगल में बसाए जाते थे इसलिए क्योंकि उनको प्रॉब्लम ना या कुछ और आगे चलकर ये जो सभ्यता वो खत्म हो गई थी। हो सकता है अगर बाढ़ आया होगा, या फिर हो सकता है आंधी आया होगा, या फिर हो सकता है कुछ भी हो गया होगा, आक्रमण हुआ होगा। तो इस तरह से बात कही जाती है। कोई-कोई किसी-किसी का कुछ का मानना है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी लिपियाँ पाई गई, और लिपियों से उन लिपियों का अगर मतलब पता चल जाए, तो ज़रूर है कि भारतीय या फिर कोई और भी लोग उनका मतलब पता कर सकते हैं कि ये कैसी सभ्यता, मतलब सभ्यता तो पता थी लेकिन ये इनका अंत कैसे हो वो पता चल जाता है। लेकिन उस लैंग्वेज को कोई भी आज तक नहीं समझ पाया, उन लैंग्वेज को, ठीक है? तो साथ ही आगे पॉइंट कई और बढ़ते हैं। अब कहा गया है कि जो सिंधु सभ्यता है, या इसे हम संवैध सभ्यता नगरीय भी कहते हैं, नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। और इसे संवैध सभ्यता से जो प्राप्त परिपक्व या अवस्था में जो अवस्था में स्थल है उसमें केवल 6, बस 6 ही बड़े नगर हैं। और इन 6 बड़े नगर में जो नाम है ये याद रखना है। सबसे बड़ा नाम मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवारीवाला। हड़प्पा सभ्यता इसका नाम रख सकते हैं आप। जो गनवारीवाला याद है उसको रखना जरूरी, याद अगर रख सकते तो याद रखेंगे, नहीं तो हड़प्पा सभ्यता याद रखेंगे, ठीक है? तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता याद रखना है। चलिए, और मोहनजोदड़ो से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। मोहनजोदड़ो में स्नानागार पाया गया है, हड़प्पा में भी बहुत सारी चीजें पाई गई है, राखीगढ़ है, धौलावीर है एवं कालीबंगन है। ये 6 जो हैं बड़े-बड़े नगर थे तब के टाइम के। और धौलावीरा एक नोट करने की बात है, नोट में कहा किया गया है कि जो आपका धौलावीरा था, धौलावीरा भारत में सिंधु नदी घाट, जो घाटी है सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता है, उसकी पहली साइट है। याद रखना है, साइट है, पहली साइट है, और जिसे यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है। साथ ही कहा क्या गया है कि जो स्वतंत्र प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल जो है गुजरात में खोजे गए हैं। अब मतलब स्वतंत्र हुआ था जब हमारा देश, तब के टाइम में जो मतलब 1921 तो तब के टाइम में किया ही गया था, लेकिन जो सभ्यता जो हमारा मतलब भारत जो जब आजाद हुआ था तो उसके बाद जब सिंधु घाटी सभ्यता की और खोज की गई, तो ये जो है एक सर्वाधिक जो स्थल है वो गुजरात में पाए गए हैं, गुजरात में पाए गए हैं, खोजे गए हैं। साथ ही एक नोट करने की बात है, जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका जो सबसे बड़ा स्थल जो है मोहनजोदड़ो है, जो मैंने पहले बताया था। लेकिन जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा जो स्थल है वो राखीगढ़ है। और ये जो है घग्गर नदी के किनारे, भारत का एक नदी है घग्गर नदी, जो हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है, जो हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है। और इसका जो खोज है 1963 ईस्वी में सूरज भान ने की थी। सूरज भान एक व्यक्ति है, उन्होंने की थी, ठीक है? साथ ही आगे क्या कहा जाता है कि जो लोथल लोथल एवं जो सुतकांगेडोर सुतकोड़ा जो सुतकोदता दिया हुआ है सिंधु सभ्यता जो है वो बंदरगाह था एक, ठीक है? और साथ ही कहा गया है जो जुते हुए खेत। हाँ, एक क्वेश्चन अब यहाँ पर ये आएगी कि मतलब देखिए यहाँ पर एक बात करें, पॉइंट याद रखने की है, यहाँ पर जुते हुए खेत पाए गए हैं मतलब। और यहाँ पर जो नक्काशीदार ईंटें है उसका प्रयोग साक्षी कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। मतलब कि जुते हुए खेत पाए गए हैं, इसका मतलब ये है कि तब के टाइम में देखिए कितना विकसित था। और
जूते हुए खेत पाए गए हैं, मतलब यहाँ पर खेती हुआ भी करती थी तब के टाइम में। और यहाँ पर नक्काशीदार मतलब एक जिप्सम लगा हुआ था तब के ईंटों में, और ईंटों का भी प्रयोग तब के टाइम में था, ना कि वहां के मिट्टी के घर हुआ करते थे या कुछ और कुछ। तब के टाइम में ईंटें भी विकसित हो गई थी, तो कितनी विकसित थी तो वो सभ्यता, लेकिन वो सभ्यता आगे चलकर खत्म हो गई थी। और इसका जो ईंटों की जो साक्ष्य है कहाँ मिला है, अगर पूछे तो ईंटे का साक्ष्य जो मिला है वो कालीबंगन में मिला है। कालीबंगन भी एक नगर शहर है। चलिए आगे प्रश्न। हाँ, अब यहाँ पर एक थोड़ा हमको बात करना ये है कि जो संवैध मतलब संवैध सभ्यता है, उसका जो संवैध सभ्यता मैंने आपको पहले बताया था, जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका जो प्रमुख स्थल, साथ ही किस नदी के बगल में पाए गए हैं, साथ ही उनका जो खोज करता है और वो वर्तमान में कहाँ स्थित है, ये सभ्यता वो भी बताया जाएगा आपको। तो सबसे पहला प्रमुख स्थल की बात करेंगे हम। पहला हड़प्पा है। हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे खोजा गया था, और ये जो स्थित है अभी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहिवाल जिला में। और इनका जो खोजकर्ता हैं उन्होंने दयाराम साहनी 1921 में किए थे, और साथ ही माधव स्वरूप वस्त इन्होंने 1926 में, और व्हीलर इन्होंने 1946 में किया था। साथ ही मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पाया गया है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लरकाना जिला में ये स्थित है। और इसका जो मतलब इसका जो खोजकर्ता है वो रखाल दास बनर्जी 1922 में की थी, और मैके ने भी की 1927 में, और व्हीलर ने 1930 में की थी। तो ज्यादा अगर पूछे, अगर आपसे यहाँ पर तीन तीन नाम मैं बता रहा हूँ, लेकिन अगर आप पूछे खोजकर्ता कौन है तो सीधा बताएंगे दयाराम साहनी, और इसका बताएंगे मोहनजोदड़ो का रखाल दास बनर्जी। आपको सभी का नाम लेना नहीं है, हालांकि ऑप्शन में वो दिया नहीं रहेगा, बस यही आपके नाम रहेंगे। साथ ही कहा गया अगर दे दे तो अगर आप कह सकते हैं एक से अधिक कह सकते हैं। और साथ ही अगर जो आपका चन हुदड़ो जो है वो किस नदी के किनारे है, तो ये सिंधु नदी के किनारे, और ये सिंध प्रांत यानी पाकिस्तान के नवाबशाह जिला में स्थित है। इसका खोज जो है मैके ने की थी 1925 में, एनजी महजूमदार 1931 में की थी। ठीक है, चलिए। और साथ ही कालीबंगन, कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे जो स्थित है, राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला में स्थित है। और ये जो है वो इसका खोजकर्ता जो है अमलानंद घोष है 1951 में, और साथ ही बीवी लाल एवं बी के थापर ने 1961 में खोज की थी। ठीक है, चलिए। साथ ही आगे बात कर लें कोट दीजी जो है सिंधु नदी के किनारे है, और ये सिंध प्रांत यानी जो पाकिस्तान है उनके खैरपुर स्थान है वहां पर स्थित है। और इसका जो खोज फजल अहमद 1953 में की थी। रंगपुर जो है मादर नदी के किनारे है, और ये गुजरात का खाटियावाड़ जिला है उसमें स्थित है। और रंगनाथ राव 1953 से 54 के टाइम में खोज की थी। रोपड़ सतलज नदी के किनारे पंजाब का रोपड़ जिला में स्थित है, और ये जो है यगदत्त शर्मा 1953 से 56 ईस्वी में इन्होंने खोज की थी। साथ ही लोथल लोथल जो भोगवा नदी के किनारे है, और ये गुजरात का अहमदाबाद जिला में स्थित है, और रंगनाथ राव 1954 में इसकी खोज की थी। आलमगीर हिंडन नदी के किनारे उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला में है, और इसका जो यगदत्त जो शर्मा है उन्होंने 1958 में की थी। सुतकांगेडोर दासक जो है सुतकांगेडोर दासक के नदी के किनारे है, और पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे है, और ऑरेल स्टाइन ने इनकी खोज की थी 1927 में। वनमाली रंगोई नदी के किनारे है, हरियाणा का हिसार जिला में स्थित है, और रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1974 में क्या की थी, इसकी खोज की थी। साथ ही बनमाली बनमाली जिसे मैंने अभी बता दिया, और फिर धौलावीरा जो लूनी नदी के किनारे है, गुजरात के कच्छ जिला यानी खादिर द्वीप पर है। और जेपी जोशी ने 1967 से 1968 के ईस्वी में खोज की थी, और रविंद्र सिंह बिष्ट ने भी 1990 से 1951 के दशक में इसकी खोज की थी। साथ ही सोतका सोतका जो है वो सादी कौर नदी के किनारे है, ये दक्षिण बलूचिस्तान में स्थित है, और जॉर्ज डेल्स 1962 में इसकी खोज की थी। तो एक तो यहाँ पर खोजकर्ता स्थित कहाँ है, और नदी प्रमुख स्थल इसकी बात की गई।
अब आइए, अब हम बात करेंगे थोड़ा और पॉइंटों के बारे में और इस पॉइंट को इम्पोर्टेंट है याद करना। तो आइए स्टार भी पॉइंट होंगे, एक स्टार से बनाया हुआ पॉइंट जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। साथ ही देखिए यहाँ पर अब कहा क्या गया है, कहा गया है जो घरों घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर ना खुलकर, हाँ, यहाँ पर बात की गई जो सड़क थी, जो सड़क थी तो सड़क के किनारे हुआ क्या करता था, जो घर था, घर का दरवाजा आगे ना खुलकर पिछड़े जो पीछे थी उसकी ओर खुलते थे, और जो केवल लोथल नगर है उसके घर के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुले। बस जो लोथल है, लोथल के ही लोथल लोथल के ही जो लोथल नगर है उसी के जो मतलब जितने भी घर थे उसके दरवाजे जो है मुख्य सड़क यानी मेन जो रोड है उसी के किनारे, मतलब उसी के आगे खिला हुआ है, बाकी वह जितने में सब पीछे की ओर खिला हुआ है, खुला हुआ है। और साथ ही कहा गया है जो यहाँ पर सिंधु सभ्यता वो उसका मुख्य फसल, सिंधु सभ्यता का अगर मुख्य फसल पूछ दे तो गेहूं और जौ, गेहूं और जौ याद रखना है। फिर आगे कहता है कि जो संध्या वासी यानी सिंधु घाटी सभ्यता के वासी जो थे वो मिठास के लिए क्या प्रयोग करते थे, तो मिठास के लिए प्रयोग करते थे शहद, याद रखना है। फिर मिट्टी से बने हल का साक्ष्य वनवाली से मिला है, जो मिट्टी का हल यानी तब के टाइम में खिलौने भी विकसित हो चुके थे और बच्चे तब के टाइम में खिलौने भी खेलते थे, तो मिट्टी का हल, बैल गाड़ी और भी बहुत सारी चीजें मिली है, तो मिट्टी का हल जैसे एक बनवाली से मिला है, ठीक है, यहाँ पर बात की गई है। फिर रंगपुर, रंगपुर एवं जो लोथल है वो चावल के दाने मिले, रंगपुर एवं जो लोथल में चावल के दाने मिले हैं, और जिसमें जिनसे जो धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है, और साथ ही चावल के प्रथम शाक जो है लोथल से ही प्राप्त हुए हैं, ये बात का जरूरी है आपके लिए। फिर साथ ही बड़ी इमारतें भी यहाँ पर हैं, यानी जो मध्य स्थित जैसे स्नान कुंड है, एक यहाँ पर बड़ी बड़ी इमारतें, यहाँ पर ईंटों से बनी एक इमारतें, साथ ही बहुत बड़ी बड़ी जो अब के टाइम में इमारतें हैं उनसे उतना 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 बड़ी बड़ी इमारतें तब के टाइम में विकसित हो चुकी थी, तो तब के टाइम में मतलब उतना मजबूत हुआ करता था ईंटें वगैरह, और जिप्सम लगाया जाता था ताकि और मजबूत हो, सीमेंट से भी ज्यादा मजबूत होता है वो। और साथ ही देखिए कही गई है जो मध्य स्थित यानी मध्य की स्थिति में जो स्नान कुंड मिला है, एक स्नानागार मिला है, जो मैंने आपको बताया था कहाँ मिला है, एक स्नान कुंड मिला है, और ये जो है ये कुल 11.88 मीटर जो है लंबा है, 7.1 मीटर चौड़ा है एवं 2.43 मीटर गहरा है, ठीक है। और ये जो एक यहाँ पर अग्नि कुंड मिला है, ठीक है, तो ये जो स्नान कुंड है यानी एक बहुत बड़ा सा स्नान कुंड है, और ये स्नान कुंड जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, कहाँ से अगर पूछे तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ स्नान कुंड। और यहाँ पर एक अग्निकुंड मिला है, एक अग्निकुंड मिला है, मतलब आग का एक बहुत बड़ा कुंड मिला है, और इसमें जो है यज्ञ वेदी मतलब यज्ञ वगैरह होता होगा, और यहाँ पर जो है लोथल एवं कालीबंगन से ये प्राप्त हुआ है। और मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त एक सील, सील पर 3 मुख वाले देवता मिले हैं, मोहनजोदड़ो से एक प्राप्त हुआ एक सील मिला है, इस पर जो 3 मुख वाले देवता मिले हैं, और पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, ये पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, और उनके चारों ओर जो है हाथी, गेंडा, चीता एवं भैंस विराजमान है। और मोहनजोदड़ो से एक नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है, यानी एक नृत्य करते हुए एक एक महिला उसकी जो एक क्या है मूर्ति मिली है, ठीक है, कांसे की मूर्ति मिली है, तो ये कांसे की सभ्यता भी इसे कहा जाता है, ठीक है। और साथ ही एक हड़प्पा जो सभ्यता है उसकी जो मोहरों पर सबसे अधिक एक जो श्रृंगी पशु है उसका अंकन मिलता है, और यहाँ से जो प्राप्त एक आयतकार मुहर में स्त्री के गर्भ से निकले पौधा दिखाया दिया है, और साथ ही मनके बनाने के कारखाने लोयल एवं चान्हुदड़ो से मिले हैं। साथ ही जो सिंधु नदी है उसकी जो लिपि जो है वो भाव चित्रात्मक है, भाव चित्रात्मक पर गौर करेंगे। भाव चित्रात्मक मतलब क्या है कि जैसे आपका मान लीजिए जैसे अगर चित्र का बात करें तो कुछ इसका चित्र जैसे था, एक यहाँ पे इस तरह से सर्कल था और इसमें कुछ इस तरह से लाइनें थी, तो एक ये भाव चित्रात्मक इस तरह से कुछ इनकी इनकी लिपियां थी, कुछ ऐसे ऐसे लिपियां वगैरह थी जो आप सर्च करेंगे गूगल पर तो आपको वहां मिल जाएगा, और इनकी जो इस तरह से थी और अगर इस लिपि को अगर इंसान पहचान ले, आज तक तो इसको समझ में नहीं है कि लिपि क्या है, तो इनका अंत का पता चल ही जाएगा, लेकिन अभी तक पता नहीं चला ये लिपि का मतलब, ठीक है। तो एक ये भाव चित्रात्मक इनकी लिपि थी, और साथ ही यह जो लिपि है वो दाएं से बाईं ओर लिखी गई है, ठीक है, दाएं से बाईं ओर लिखी गई है, और जब अभिलेख एक से अधिक पंक्ति का होता है तो पहली पंक्ति दाएं से बाईं और दूसरी बाएं से दाईं
और लिखी जाती है, लेकिन यहाँ पर यह लिपि जो दाएँ से बाएँ लिखी गई है, ठीक है? लेखन जो है, लेखन कला की यहाँ पर उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता नोड सुमेरिया की सभ्यता थी। एक यहाँ पर ये ध्यान में रखना है। साथ ही जो सिंधु सभ्यता है उसके जो लोग थे, लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाते थे, ग्रिड पद्धति। और यहाँ पर जो मेसोपोटामिया के अभिलेख में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु घाटी सभ्यता से ही हुआ है। ठीक है? साथ ही देखिए यहाँ पर कहा गया जो संबद्ध हड़प्पा संस्कृति है वो एक शासनिक वर्णिक वर्ग के हाथों में था और साथ ही जो पिंगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो का एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। यहाँ पर एक जो वणिक वर्ग के हाथों में था, मतलब एक यहाँ पर एक शासन भी हुआ करता था। शायद हो सकता है शासन हुआ करता होगा या फिर यहाँ के स्वतंत्र भी होंगे, तभी के टाइम में शासन करते-करते मतलब यहाँ पर अटैक हुआ होगा वगैरह-वगैरह और यहाँ पे क्या हुआ होगा, जो सभ्यता है ये एंड हो गया होगा, तो ऐसा भी कहा जाता है, माना गया है। ठीक है? चलिए और साथ ही यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं वो धरती को उर्वरता की देती मानकर उसकी पूजा करते थे और साथ ही वृक्ष पूजा एवं शिव के प्रचलन के साक्ष्य भी शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु घाटी सभ्यता से मिलते हैं। और जो यहाँ पर एक बात और पॉइंट में देखेंगे, रेड पॉइंट से जो ये इम्पोर्टेंट है, ये कहा गया कि जो स्वास्तिक चिन्ह यहाँ पर मिले हैं और हड़प्पा सभ्यता की देन है, स्वास्तिक जो चिन्ह है वो हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। जैसे आपको पता है जो बिहार है उसका जो स्वास्तिक चिन्ह में एक आपका पेड़ है, ठीक है? एक पेड़ लगा हुआ है। तो वही स्वास्तिक चिन्ह, ठीक है? चलिए, तो अब तो यहाँ पर एक स्वास्तिक चिन्ह कहाँ की हड़प्पा सभ्यता की देन है और इस चिन्ह में जो है सूर्योपासन में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं और सिंधु घाटी सभ्यता के नगर भी हुआ करते थे और सिंधु घाटी सभ्यता में जो मातृ देवी के उपन्यास सर्वाधिक प्रचलित थे और जो पशुओं में कुवड़ वाला साउंड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। और जो यहाँ पर एक जो स्त्री मनुमूर्तियाँ मिली है, मतलब स्त्री के द्वारा जो मिट्टी की मूर्तियाँ मिली है और साथ ही अधिक मिलने से ऐसा अनुमान मातृसंतमक था कि लगाया जाता है कि जो संधव समाज था वो संधवासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे और मनोरंजन के लिए वो क्या करते थे, संधवासी मछली पकड़ना, शिकार करना एवं पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना आदि करते थे। ठीक है? और यहीं पर जो है आपका जो चौपड़ और पासा यहाँ पर खेला जाता था, जो पासा है, पासा के बारे में जानते होंगे। ठीक है? खेला जाता था। साथ ही देखिए यहाँ पर सांधों का प्रयोग करते थे ये लोग और जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वो काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे और साथ ही सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो तलवार से परिचित नहीं थे और कालीबंगन एवं मात्र हड़प्पा स्थल था जिसका निचला शहर यानी सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किले में से घिरा हुआ था। और कालीबंगन का अर्थ है कि काली चुड़िया, क्योंकि यहाँ पर काली चुड़िया पाई जाती थी और यहाँ से पूर्व हड़प्पा के खेत जोते जाने के अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण भी मिले हैं और यहाँ पर पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति संदैव सभ्यता से प्रचलित थी और शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं जो प्रचलित थी और साथ ही हड़प्पा में जो शवों का दफनाना जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। हड़प्पा में यहाँ क्या किया जाता दफना दिया जाता था, तो तभी के टाइम में खोज करते-करते कंकाल मिले हैं पुराने-पुराने और यहाँ पर बहुत सारे जो थे मोहनजोदड़ो में वहाँ पर जला दिए जाते थे और लोथल एवं कालीबंगन था उसमें युग्म समाधियाँ मिली है और जो सदैव सभ्यता के विनाश का संबंध सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। एक यहाँ पर ये भी माना जाता है कि जो मतलब ये जो नदी थी वो सब समुद्र के किनारे जो नदियाँ के किनारे बड़े-बड़े जैसे सिंधु नदी बहुत बड़ा नदी है, बहुत बड़ा नदी है। जो अरबियन सी से आती है, ठीक है? तो इसमें क्या हो सकता है कि अगर बहुत बाढ़ आया होगा तो बाढ़ का सबसे बड़ा कारण इसका यही माना जाता है कि यहाँ पर बाढ़ आया होगा और बाढ़ के कारण ही क्या हुआ होगा, ये जो सभ्यता है वो खत्म हो गई होगी। और यहाँ पर आग में पकी हुई मिट्टी का टेराकोटा भी मिला है, ठीक है? चलिए, तो इस तरह से यहाँ पर ये सब पॉइंट वगैरह कही गई है। साथ ही दोस्तों यहीं तक था जो आज का वीडियो। चलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे का जो भी नोटिफ़िकेशन होगा उसको लेकर आएँगे और साथ ही एक और इम्पोर्टेंट बात जो आपको बताना है
कि जो आपका इस तरह से देख लीजिए, ये हमारा चैनल है और इस चैनल पर आप जैसे जाएँगे, ठीक है, राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस सर्च करेंगे और यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक जॉइन बटन है, इस जॉइन बटन पर क्लिक करके बस 89 रुपीज़ का रहेगा, यहाँ से आप मेंबरशिप आप जॉइन कर सकते हैं और हमारे चैनल का एक पार्ट बन सकते हैं, ठीक है। तो साथ ही यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आप 6 टू 8, 9 टू 10 एलिमेंट्री लेवल के कोई भी शिक्षक हैं, तो आप क्या करेंगे, आप जॉइन करके हमें इस नंबर पर जो है वो क्या करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे और व्हाट्सएप से आपको क्या किया जाएगा, जितने भी मतलब पीडीएफ वगैरह है वो सब आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आप जॉइन करेंगे, आप जॉइन करके स्क्रीनशॉट लेके आप भेजेंगे, तो आपको जितना भी मतलब ये सब है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जितना भी पीडीएफ वगैरह है सब आपको फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। और आपको जो मेन पॉइंट है उसको बताकर। तो चलिए दोस्तों, आप नंबर लिख ही लिए होंगे। चलिए, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, आगे का जो भी नोटिफिकेशन होगा उसको लेकर आएंगे। तो चलिए, और चैनल को सब्सक्राइब करें, यहाँ पर सब्सक्राइब करेगा भी और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी नोटिफिकेशन होगा उसको सबसे पहले आपको मिलेगा। तो चलिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, आगे का जो भी नोटिफिकेशन होगा उसको लेकर। चलिए दोस्तों।